अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के वाले से क्या स्ट्रेटजी बनाई है। वैसे जो हालात बने हुए हैं उससे तो शायद नहीं लग रहा कि कोई स्ट्रेटजी है, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है। हडियाला जेल में इमरान खान भी बैठ के कोई ना कोई सोच रहे हैं, कोई हिकमत अमली बना रहे हैं, उनको भी इनपुट मिल रही है। और जो लोग उनसे मिल रहे हैं अभी, साइबर केस जो है, अब शायद ये अब उस तरह ओपन ट्रायल की सूरत में होगा तो ज़्यादा लोगों को वहाँ जाने का मौका मिलेगा। मे भी कुछ मीडिया के लोगों के साथ इमरान खान की बात भी हो जाए। अभी तो बहरहाल उनके वकला के ज़रिए ही गुफ्तगू हो रही है, तो इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं, देखें एक सहज जहती कह लें या तीन नुकात पे मुश्तमिल उनकी स्ट्रेटजी है। उनकी एक तो स्ट्रेटजी ये है कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो खड़े रहें, जिनमें खड़े रहने की कैपेसिटी हो, और इसमें सबसे अहम ये है कि वकला को, और ये एक स्ट्रेटजी अच्छी है। कुछ तो मारूफ और नामवर वकला हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट बार्स के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल होंगे, और अभी जब दिसंबर में इंतखाबी शेड्यूल आएगा तो ये लोग सामने आएंगे। कुछ लोगों की मुख्तलिफ अजला में लिस्टें भी बन गई हैं वकला ग्रुपों की, हामिद खान ग्रुप के और लतीफ़ खोसा ग्रुप के लोग भी हैं। और उनमें भी जो इलेक्शन लड़ेंगी कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के हलकों में भी, उसका बुनियादी वजह ये है कि ये सारे लोग नए हैं। इनमें से ये ऐसा नहीं है कि इनका कोई नाउमाई से कोई ताल्लुक हो, और फिर अगर इन पे कोई एंटी करप्शन का जिस तरह का केस भी डाला जा सकता है, वकला का ज़ाहिर उस तरह के कारोबार नहीं है, कोई ऐसा कोई डिपो नहीं है, कोई मिल नहीं है, कोई मतलब टैक्स के भी नोटिस इस तरह का आसान नहीं हो भी तो वकला उसको डील कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उनको गिरफ्तार कर भी लिया गया तो वकला को खास तौर पर जो बार्स के जो अहदेदारान होते हैं उनको मकामी अदालतें मजिस्ट्रेट की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सतह पे, सेशन कोर्ट्स वगैरह में रिलीफ भी मिल जाता है, उनको जल्दी मिल जाता है। तो ये एक बुनियादी फैक्टर है कि जिसमें ये है कि वकला का, बस वकला के लिए कुछ नाम भी आ गए हैं। अभी मैं एक और आज एक दोस्त से भी बात हो रही थी, उनकी रिपोर्ट में भी लिखा, इंटरनेशनल एक अदारे के लिए काम करते हैं वो, सलमान अकरम राजा का नाम लाहौर में आया है। लाहौर में इलेक्शन लड़ेंगे ये। उनके नुसरत जावेद ने भी कल खबर सुनाई थी। इसके हवाले से हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं, व्लॉगर हैं, एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं, असदुल्ला खान ने भी अपने व्लॉग में कुछ वकला के नाम लिए। सलमान अकरम राजा आलमोस्ट कन्फर्म कैंडिडेट हैं इस वक्त लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए। डिफेंस के हल्के से अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो ये वो हल्का बनेगा। ख्वाजा साद रफ़ीक में भी अगर वहाँ से हामिद खान इलेक्शन लड़ना चाहें क्योंकि वो भी जगह उम्मीदवार होंगे, तो शायद एक और हल्का हो जाए। मैं तो समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तो उनको ये है कि गुलबर्ग से लड़ें। सबसे इस वक्त में महफूज सीट उनकी और बेहतर सीट PTI की जो लाहौर में जो शफकत महमूद का हल्का है, वहाँ से जो इलेक्शन लड़े वहाँ से ज़्यादा इम्कान हैं। सलमान अकरम राजा जैसे कॉम्पिटेंट वकील को, अच्छे माहिर और संजीदा आदमी है, मतीन आदमी है, उनको असम्बली में होना चाहिए PTI की नुमाइंदगी करने के लिए। तो ये इनका नाम आया है। लतीफ़ खोसे के बारे में भी कहा जा रहा है, वो पहले सेंटर रहे हैं, PS पार्टी छोड़ चुके हैं। उनको भी अगर टिकट दिया जाए तो इलेक्शन लड़ेंगे, अपने भाई हल्के से भी या लाहौर से भी हो सकता है। एक बात जिसका असदुल्ला खान ने कहा है और मैंने इसे कन्फर्म किया है कि तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, इमरान खान की ख्वाहिश है चौधरी एतजाज़ अहसन इलेक्शन लड़े। एतजाज़ अहसन पहले भी कई दफ़ा मैंने रह चुके हैं, इस पार्टी से इलेक्शन लड़ते रहे। एक ज़माने में NA 93 बनता था लाहौर का हल्का उनका, ये तमाम पार्क में जहाँ उनका अपना घर है, इमरान खान का भी घर वहीं है, तो एतजाज़ भी वहीं रहते हैं। तो वहाँ पर एतजाज़ वो हल्का है, पीछे मुगलपुरा का और फिर लालपुर और नवापुर और सारा ये इलाका बनता है। अब शायद ये मेरा ख्याल है ये शायद अब पता नहीं इसमें कौन सा बनेगा नई हल्काबंदी में, ये के मुकाबले में कौन आते हैं इलेक्शन लड़ने को। रोहिल अस्कर पहले मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और पिछली बार यहाँ से वलीद इकबाल ने भी कंटेस्ट किया था। तो अगर एतजाज़ अहसन करते हैं इलेक्शन लड़ते हैं, ये खुद ना भी लड़े हैं, उनकी एहलिया भी इलेक्शन लड़ भी चुकी हैं, उनकी बुशरा एतजाज़ इलेक्शन लड़ भी चुकी है। मुमकिन उनके बेटे को भी टिकट दिया जाए, पर ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, रखना चाहती हैं इमरान खान चौधरी एतजाज़ अहसन को। एतजाज़ अहसन को वैसे भी तक PS पार्टी से उस तरह निकाला नहीं गया, बिलावल के साथ वो राब्ते में हैं। जरदारी साहब गर्चे उनको नापसंद करते हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब को निकाला जा चुका है। शेर अफजल मरवत करक से एक वर्कर कन्वेंशन भी उनके कहने पे हुआ। वो बड़े एक्टिव, बड़े वोकल हैं, वकला में पॉलिटिकल आदमी हैं, यंग आदमी हैं, और अग्रेसिव हैं, तेज़ हैं। वो भी इलेक्शन लड़ने की कैंपेन भी कर रहे हैं। अब ये सूबाई भी लड़ते हैं, जो कौमी भी मेरे ख्याल है कौमी भी लड़ना चाहेंगे। करक के हल्के से शेर अफजल मरवत भी। अच्छा, शैब अब्दुल शाहीन PTI की कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो वकील है, मेरे ख्याल है उनको इस्लामाबाद से कोई टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि असद उमर अब मौजूद नहीं है, और इस्लामाबाद से जो PTI के पहले जो लोग थे वो सारे इधर उधर हो चुके। वैसे तो बेशतर लोग इधर उधर हो गए, तो वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। बाद लोग ये कह रहे हैं कि सलमान सफदर या अबूदर नियाजी या दूसरे वकला रहनुमा में से जो लोग हैं, जो PTI की इस वक्त वकला विंग है,
जब वकला विंग तो नहीं है जो इमरान खान के इलेक्शन लड़ रहे हैं, बेसिकली इन वकला में से कुछ लोग हो सकते हैं। सलमान खान रजा साहब के बारे में एक इम्पॉर्टेंट और अहम बात यह है कि वो पीटीआई की कोर कमेटी का भी हिस्सा बन चुके हैं, तो उनका ऑलमोस्ट ऐसी कन्फर्म है। एक तो ये है कि जो लोग वकला रहनुमाओं को इलेक्शन देना, दूसरा कुछ जगहों पे ख़वातीन को टिकट देना। ख़वातीन वकला भी हो सकती हैं, ख़वातीन सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकती हैं उसमें, और ख़वातीन को और डॉक्टर्स वगैरह भी हो सकती है। उसका मतलब ये मकसद फिर भी यही है कि ऐसे लोग जिनका 9 मई के कोई ताल्लुक ना हो, नए लोगों बिल्कुल क्लीन उनका माजी हो, इस मकसद बुनियाद पर ना पकड़ा जा सके, ना उनको कोई एंटी करप्शन पे या कोई और पकड़ा जा सके, जिनका कोई जिन्होंने सरकारी मुलाजिम ना रहे हों, किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं हो, नैब भी उन पर हाथ नहीं डाल सकती, कोई नए पर्चे बनाने के लिए कोई वजह कुछ थोड़ी कोई रीजनिंग होगी। ख़वातीन को उस तरह का टार्चर किया गया या कुछ किया गया 9 मई के मतलब ख़वातीन पकड़ी हुई हैं उनको, और उनको बहुत हार्श तरीके से और सख्ती से किया जा रहा है, डॉक्टर जासमीन राशिद को और तैयबा राजा और सनम जावेद वगैरह को। लेकिन ये कि एक ख्याल ये है कि ख़वातीन रहनुमाओं का थोड़े से रद्द मुख्तलिफ होगी। नौजवानों के हवाले से खासतौर पर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं, साबिक़ वहाँ पे जो लोग हैं इंसाफियन, जो ऐसे अब तो असल में जो लोग खड़े हो सकते हैं, जो स्ट्रगल कर सकते हैं, और कुछ पोलिटिकल फैमिलीज़ के लोग भी ऐसे हैं जो जिनकी अगली नस्ल में से, नई नस्ल में से किसी को शायद टिकट दे दिया जाए। काफ़ी सारे बार इस वक्त इलेक्टेबल्स और अच्छी कैंडिडेट नहीं होंगे, और साउथ पंजाब में बड़ा शदीद बहरान है। मतलब मेरा ताल्लुक अहमद बशरकिया से, अहमद बशरकिया में अब्बासी फैमिली से, उस्मान अब्बासी साथ उस्मान अब्बासी पहले एमपी रह चुके थे, अब उनके बेटे गुजैन अब्बासी भी एमपी थे, इस वक्त भी वो टिकट होल्डर थे, और वो आलमोस्ट कन्फर्म सीट थी सूबाई असम्बली की। अब वो भी बेचारे मजबूर हो गए हैं। इस तरह कौमी असम्बली में नवाब सलाउद्दीन अब्बासी जो अमीरा बहावलपुर है, उनके बेटे बहावल खान जो है, वो भी शायद पीटीआई की तरफ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते, लेकिन वो भी अब अलग हो चुके हैं, या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या कुछ जो सूरत हाल बनती है। और भी इस तरह उस शरीफ से जो मखदूम इफ़न सईद को कहते हैं, इफ्तिखार हुसैन गिलानी 3 दफ़ा एमपी रह चुके हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भावलपुर से फारूक आज़म मलिक पीटीआई के एमएनए थे, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। और भी इस तरह काफ़ी सारे लोग छोड़ चुके हैं, जो कुछ इक्का दुक्का है भी सही, तो वो भी बेचारे बिल्कुल लो प्रोफाइल में हैं। तो वहाँ पे काफ़ी मसाइल है। तो एक स्ट्रेटजी ये भी सोची जा रही है कुछ जगहों पे, अगर पीटीआई के साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने टिकट लिए और बाद वापस कर दिए और ऐसा कर दिया कि इनको टिकट कैंडिडेट ना मिले। 2018 में ऐसा हुआ था। 2018 में झंग में हुआ है और डीजी खान राजनपुर में हुआ है। वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ने नून लीग का टिकट लिया और फिर एन उस टाइम वापस किया, जब नून लीग टिकट देने की टिकट जारी नहीं कर सकती थी, वो डेट गुजर चुकी थी, तो वहाँ पर वो हल्का खाली ही हो गया। और झंग में तो लिटरली ये पोजीशन थी कि 3-4 सीटों में से वहाँ पे कोई कैंडिडेट नून लीग का था ही नहीं। तो यहाँ पे राजनपुर और डीजी खान में बाज़ हल्कों में ऐसा हुआ। अगरचे जो उन्होंने ऐसा किया वो ऑलमोस्ट बाद लोग हार ही गया बाद में, लेकिन बहरहाल ये एक स्ट्रेटजी होती है, बड़ी ख़तरनाक और बड़ी नेगेटिव और ज़ाहिर नुकसानदेह चाल है। ये कोई अच्छी पॉजिटिव बात नहीं है इस तरह करके धोखा करना। किसी पार्टी से आप टिकट ले के फिर आप एंड टाइम पे वापस करते हैं, फिर इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। तो खैर इस तरह का अगर गड़बड़ा हुआ या और जहाँ पे कैंडिडेट ना नहीं दिए गए, तो वहाँ पीटीआई ने एक दिलचस्प हिकमत अमली सोची है। ये नई स्ट्रेटजी है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इसका तजर्बा नहीं हुआ। कहा ये जा रहे हैं, सोचा जा रहे हैं, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया जो पीटीआई के अंदर खासतौर पे साउथ पंजाब में जो लोग सोच रहे हैं, वो ये है कि वो कंपेन एक चलाई जाएगी और अपील की जाएगी इमरान खान की तरफ से या उनकी तरफ से लोगों को पैगाम पहुँचाया जाएगा कि आप अगर वो किसी का कैंडिडेट नहीं है तो लोग वोट डालने फिर भी आएँ और वोट रिजेक्ट कराएं अपना। यानी 3-4 जगहों पे 1 से ज़्यादा पे आपको पता है स्टैंप लगा दें, 1 से ज़्यादा बैलेट पेपर के उस पर, तो वोट रिजेक्टेड हो जाएगा। उनका मकसद ये है कि ऐसे हलकों में हज़ारों में वोट ऐसे निकलें जो रिजेक्टेड हों और वो अदम एतमाद मतलब आप खुद नजर लगाएं, किसी हल्के से पता लगे कि 25-30 हज़ार 40 हज़ार वोट अगर रिजेक्ट हुआ तो एक बड़ी खबर बन जाएगी, इंटरनेशनली खबर बन जाएगी। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि जीतने वाले कैंडिडेट से मतलब फॉर एग्जाम्पल 25-30 हज़ार लेके वोट जीते है कैंडिडेट और उससे उसी हल्के से 35 हज़ार वोट रिजेक्ट हुए हैं, तो वो तो उसकी इलेक्शन पे और सब चीज़ों पे एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, एक उंगली खड़ी हो जाएगी कि इलेक्शन हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर उसकी सब बात होगी। तो ये स्ट्रेटजी एक नई स्ट्रेटजी होगी अगर ऐसा हुआ तो। हामिद मीर ने अगले दिन अपने किसी टीवी शो में उन्होंने कहा कि 200 उम्मीदवारों की इमरान खान लिस्ट बना चुके हैं, 200 कैंडिडेट्स की। 272 थे पिछली दफ़ा, इस दफ़ा 266 होंगे, चूँकि फाटा की सीटें वो शामिल हो चुकी हैं केपी के साथ। 266 में से अगर 200 हैं तो ये भी बहुत बड़ी तादाद है। याद रहे पंजाब से 141 के करीब सीटें हैं पंजाब से, और उसमें कराची की भी सीटें कौन से 21-22 सीटें हैं, कराची की 20 सीटें। तो वहाँ पे अगर कैंडिडेट लियारी को छोड़ के अगर 18-20 सीटों में जो खड़ा किया जाए। अच्छा, कराची के भी कुछ वकला के नाम हैं लिए जा रहे हैं, वो भी सीनियर वकला है या यंग वकला है, लेकिन वो यानी बैरिस्टर बारिटला और इस तरह करके जो ब्रिलियंट किस्म के लोग हैं, वहाँ पे भी ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं।
سندھ میں کچھ سیٹوں پہ ظاہر ہے وہاں پی ٹی آئی کو اس طرح نہیں ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس وقت 30-40 حلقے تو ویسے بنتے ہیں، 40 کے قریب حلقے جہاں پہ شاید پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ اس طرح ہو ہی نہ. لیکن پنجاب میں، کے پی میں اور سندھ میں، خاص طور پہ شہری سندھ میں، بلوچستان کی بھی 2-3-4 کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں نا کہ وہاں پہ کھڑا ہوں. اب وہ ساؤتھ کے پی کے ساؤتھ ڈسٹرکس میں جو ڈی اے خان ہے، ٹانک ہے، لکی مروت ہے، بنو ہے، کوہاٹ ہے، یہاں پہ اہم ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کا بڑا اسٹرانگ پوزیشن ہے، وہاں پہ مولنا کے لیے بہت مشکل بنی ہوئی ہے. جے جو آئی سخت بڑا پریشر میں اور مشکلات کا شکار ہے، لیکن وہاں پہ کینڈیڈیٹ کا مسئلہ ہے. علی مین گنڈا پورورا وہ رپوش ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، ان کے چھاپے مارے جا رہے ہیں. وہ دیکھیں وہاں پہ کیسے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ ابھی بھی بہرحال وہاں پہ ووٹ بینک موجود ہے، پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹ بینک. پنجاب میں بھی سب سے بڑی فکر کی بات مسلم لیگ نون کے لیے بھی یہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہوگی، اور مقتدر حلقوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہی ہے کہ ووٹر پی ٹی آئی کا موجود ہے. اب وہ ساری اسٹریٹجیز حکمت علی ایسے بنائی جا رہی ہے. مطلب ایک سب سے بڑی ایک آئیڈل بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح الیکشن بائیکاٹ پہ مجبور کر دیجیے کہ بائیکاٹ کر لیں. یہ آسان نہیں لگ رہا ہے ویسے بائیکاٹ کرنا، اور میرے خیال ہے بالکل ہی ایسا نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ووٹر کو کنفیوز کیا جائے، فرسٹریٹ کیا جائے، ڈس ہارٹ ہو جائیں، وہ 3 حرف بیچنے سیاست پہ گھر بیٹھے رہیں. یہ بھی ان کی حق میں بات ہوگی. پی ٹی آئی والوں کے پاس اب ایسے کیا چمتکار ہے، ایک کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان کے پاس کارڈ ہے، وہ دیکھیں وہ کیسے کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کس حد تک ہوتا ہے. لیکن بہرحال ابھی فی الحال جو ہے نا اسٹریٹجیز بن رہی ہیں پی ٹی آئی کی. وہ اسٹریٹجیز اب کس حد تک کارگر ہوتی ہیں، کتنے افیکٹو ہوتی ہیں، وہ الیکشن آئے گا یا خاص طور پہ الیکشن شیڈول آئے گا اس وقت تک اس کے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو جب آگے جس سے ڈیولپمنٹ ہوگی اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.